नमस्कार दोस्तों, आइए करते हैं एक एनालिसिस बजट 2020 का। एक ऐसा बजट जिसके आने के बाद 11 सालों में सबसे बुरा स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ। ऐसा क्या था इस बजट में, आपके लिए कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आइए देखते हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखोगे तो सरकार ने इनकम टैक्स रेट्स को कम कर दिया है। जहां पहले 5 लाख टू 10 लाख की इनकम के बीच में आप 20% इनकम टैक्स भरते थे, अब वो हो गया है 5 टू 7.5 के बीच में आप 10% भरोगे, 7.5 लाख टू 10 लाख के बीच में 15% इनकम टैक्स भरोगे, 15 लाख से ऊपर 30% भरोगे, वो पहले जैसा ही है अभी भी। तो आप सोचोगे कि 5 लाख टू 15 लाख के बीच में आप कम इनकम टैक्स रेट्स हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। रियलिटी ये है कि ये एक टाइप का जुमला है, क्योंकि इस नए टैक्स रेट्स में सरकार ने कहा है कोई एग्जेम्पशंस नहीं होंगी, कोई डिडक्शंस नहीं होंगी, जबकि पुराने टैक्स रेट्स में डिडक्शंस होती थी। जैसे कि ईपीएफ में पैसे आप इन्वेस्ट करो, पीपीएफ में पैसे इन्वेस्ट करो, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करो, तो आपको इनकम टैक्स पे डिडक्शन मिल जाती थी, जिससे ओवरऑल आप कम टैक्स पे करते थे। अगर आप समझना चाहते हो कि ये सेक्शन 80C के अंडर आने वाली डिडक्शंस किस तरह से काम करती हैं, तो ये मैंने इस वीडियो में समझाया है ईपीएफ पीपीएफ के बारे में। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। अब बात यह है कि सरकार ने आपको ऑप्शन दिया है, आप नए टैक्स रेट्स यूज करना चाहते हो या पुराना टैक्स रेट का सिस्टम यूज करना चाहते हो। आप पूछोगे कि कौन से सिस्टम में ज्यादा पैसे बच रहे हैं, पुराने वाले में या नए वाले में। अब ये दोस्तों इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी डिडक्शंस पहले से लेते हैं, कौन कौन सी लेना चाहते हैं, आपका कितना इनकम है। तो आपको इंडिविजुअली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा सिस्टम लेना यहां पर बेहतर है, नए वाला या पुराने वाला। और ये चीज इस पूरे टैक्स सिस्टम को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हालांकि हमारी सरकार ने कहा था वो सिंप्लीफाई कर रहे हैं इनकम टैक्स सिस्टम को, लेकिन ये इससे और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ऊपर से हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% का लगाया जाता है आपके इनकम टैक्स पे, वो अभी भी एप्लीकेबल है जैसे पहले की तरह होता था। तो कुल मिला के बात यह है कि इनकम टैक्सेस पर नेग्लिजिबल फर्क पड़ा है, लेकिन पूरा सिस्टम ओवरऑल और कॉम्प्लिकेटेड बन गया है। एक अच्छी खबर यह है कि डिपॉजिट इंश्योरेंस को 1 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख पर कर दिया गया है। जब पीएमसी बैंक घोटाला हुआ था तो सबसे बड़ी डिमांड यही थी लोगों की कि हमारा जो बैंक में पैसा रखा है वो सिक्योर रहे, और कुछ हद तक सरकार ने उस प्रॉमिस को फुलफिल कर दिया है। सरकार ने लोगों की सुन ली है, क्योंकि अब 5 लाख तक अगर आप बैंक में रखेंगे पैसे तो वो सेव अप रहेंगे। हालांकि मेरी राय में तो 5 लाख भी कम है लिमिट, मेरी राय में कम से कम 10-20 लाख तक होनी चाहिए कि कम से कम उतने पैसे अगर बैंक में रखें तो वो सेफ रहें। लेकिन एक छोटा कदम तो उठाया सरकार ने सही डायरेक्शन में। पिछले साल के बजट में अप्रोक्सीमेटली 95,000 करोड़ रुपीस सरकार ने एजुकेशन के लिए रखे थे। इस साल इसमें माइनर इंक्रीज आया, सरकार ने थोड़ा सा बढ़ाकर इसे 99,300 करोड़ पर कर दिया है। ऊपर से सरकार ने कहा है कि 3,000 करोड़ रुपए ये स्किल डेवलपमेंट के लिए दे रहे हैं इस साल। एक नई यूनिक चीज जो सरकार एजुकेशन के फील्ड में लाई है वो ये है कि अब ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज को ये प्रमोट कर रहे हैं कि अभी तक आप ऑनलाइन लर्निंग कर सकते थे, अब यूनिवर्सिटीज अपनी पूरी की पूरी डिग्रीज ऑनलाइन दे सकती हैं। ये एक अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। लेकिन मेरी राय में जो 3,000 करोड़ रुपए स्किल डेवलपमेंट के लिए रखे हैं ये बहुत ही कम है। सिमिलरली हेल्थ केयर के लिए 62,000 करोड़ रुपीस सरकार ने पिछले साल के बजट में एलोकेट किए थे, इस साल थोड़ा सा बढ़ाकर इसे 69,000 करोड़ रुपीस पर कर दिया गया है। मेरी राय में दोस्तों ये इंक्रीजेस बहुत कम है, क्योंकि बार बार इकोनॉमिस्ट कहते आ रहे हैं कि हमें एजुकेशन और हेल्थ केयर पे बहुत ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी अगर हमें अपने यंगस्टर्स को स्किल्ड बनाना है, एजुकेटेड बनाना है। और ये थोड़े से इंक्रीज से कुछ होने वाला नहीं है, और भी बहुत पैसा डालने की जरूरत है एजुकेशन हेल्थ केयर की फील्ड्स में। एग्रीकल्चर की फील्ड में सरकार ने इस बारी 2.83 लाख करोड़ एलोकेट किए हैं। एक 16 पॉइंट एक्शन प्लान बताया है और फिर से प्रॉमिस किया है कि बाय 2022 ये फार्मर्स इनकम को डबल कर देंगे। इसके बाद कहा है कि 20 लाख फार्मर्स को कुसुम योजना के तहत अब ये फंड्स प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि फार्मर्स खुद से स्टैंड अलोन सोलर पंप्स लगा पाए अपनी फील्ड में। एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन एक्चुअली में इसकी कितनी होती है वो देखने वाली चीज होगी, क्योंकि पिछले 5 सालों से कहते आ रहे हैं फार्मर्स के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, हर बजट में कहते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होती हुई दिख रही, क्योंकि फार्मर्स की लाइफ में कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। एफडीआई को प्रमोट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए सरकार ने अब कॉर्पोरेट इनकम टैक्स को और भी कम कर दिया है। पहले 25% पे होता था, अब ये सिर्फ 22% हो गया। एशिया में ये वन ऑफ द लोएस्ट कंपनीज के लिए टैक्स बन गया है, और ये सिर्फ 15% है नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए। डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, पहले कंपनीज जो पैसा कमाती हैं और पर शेयर के बेसिस पर जो अर्निंग्स अपने शेयर होल्डर्स को देती हैं उसमें पहले टैक्स होता था, अब वो टैक्स हटा दिया गया है। साथ ही साथ टैक्स हरासमेंट को रोकने के लिए सरकार ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है सिविल ऑफेंसेस को, जिससे कि कंपनीज में एक डर का माहौल ना बना रहे।
बजट 2020 में सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि आईडीबीआई बैंक को पूरी तरह से बेच दिया जाएगा, कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। ऊपर से वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल सरकारी कंपनीज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी के कुछ परसेंट स्टेक्स सरकार पब्लिक ऑफरिंग पे रखेगी। हालांकि इसका मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं होता एग्जैक्टली, लेकिन बहुत से लोगों का मानना है कि ये फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन है एलआईसी की, और बहुत से लोग इससे नाराज हैं, स्पेशली एलआईसी के एम्प्लॉयज, जिन्होंने कहा है कि फरवरी 4 को यानी कल के दिन ये वो नेशन वाइड स्ट्राइक रखेंगे इस डिसीजन के अगेंस्ट। बहुत से मोदी सपोर्टर्स भी नाराज हैं, जो पिछले साल कह रहे थे कि हम मोदी जी को वोट देंगे क्योंकि हम बड़े कंसर्न है हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए। और अब यही लोग कह रहे हैं कि इस एक डिसीजन की वजह से देश का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर बर्बाद हो गया। तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे जो इसके फेवर में भी होंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक ऑफरिंग करना सरकारी कंपनीज के ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसके फेवर में और अगेंस्ट में दोनों साइड में आपको इकोनॉमिस्ट मिलेंगे। एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस के लिए एक बुरी खबर है। अगर आपको देश से पैसे बाहर भेजने हैं 7 लाख से ज्यादा, तो सरकार ने एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया है इस पर 5% का। ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो देश से बाहर पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें पैसे देते हैं बाहर पढ़ने के लिए, तो उन पैसों पर भी अब टैक्स लगेगा। और एक तरह से ये एक डबल टैक्स हो गया। पहले आप जो पैसे कमा रहे हो उस पर तो इनकम टैक्स भरते ही हो, अब उन पैसों को अगर आप बाहर भेजना चाहते हो अपनी फैमिली मेंबर्स को, तो उस पर एक और टैक्स लगेगा। यहां पर एनआरआई की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई है। पहले आप एनआरआई हो जाते थे अगर आप 183 डेज इंडिया से बाहर रहते हैं, तो अब ये डेफिनेशन हो गई है कि अगर आप 246 डेज इंडिया से बाहर रहते हैं। ऊपर से सरकार एक और प्रपोजल लाई है एनआरआई को टैक्स करने के लिए कि जो इंडियन सिटीजन दुनिया की किसी भी और कंट्री में टैक्स पे नहीं करते हैं, उनको माना जाएगा कि वो इंडिया के रेजिडेंट हैं और वो इंडिया में टैक्स पे करेंगे। पहले लोगों ने इसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया था कि जो लोग दुबई में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, वहां पर कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता, तो क्या उन्हें भी माना जाएगा कि वो इंडियन रेजिडेंट है और उन्हें इंडिया में टैक्स पे करना पड़ेगा? लेकिन बाद में सरकार ने क्लैरिफिकेशन इशू करी इसको लेकर और कहा कि नहीं, उनके लिए नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी रेजिडेंस की कंट्री बदलते रहते हैं, ताकि हर कंट्री में अवॉइड कर सकें टैक्स पे करना। वो जो लोग दुबई में रह रहे हैं, सऊदी अरेबिया में रह रहे हैं, वो वहां के रेजिडेंट हैं, तो उनके लिए कैटेगरी फिट नहीं होती। कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की वजह से बहुत सी इंपोर्टेड चीजें महंगी हुई हैं इस बजट के बाद, जैसे कि आपके घर में रखा फर्नीचर, आपके जूते, आपके किचन में रखा ग्लासवेयर, कॉफी मशीन, टी मेकर, आपके पंखे, एसी, वाटर कूलर, मोबाइल फोन्स, आपके बच्चों के खेलने के लिए टॉयज, आपकी कंघी, रेफ्रिजरेटर, हेडफोन्स, मेडिकल इक्विपमेंट, किचन आइटम्स, यहां तक कि स्टेशनरी आइटम्स, ये सारी चीजें महंगी हो गई हैं। क्या सस्ता हुआ है? न्यूज प्रिंट, रॉ शुगर और स्किम्ड मिल्क। ओवरऑल देखा जाए इस बजट में दोस्तों, तो कंपनीज के लिए कुछ फायदे हुए हैं, लेकिन एक आम आदमी के लिए, एक आम टैक्स पेयर के लिए चीजें और मुश्किल हो गई हैं और महंगी हो गई हैं। इस वीडियो में मैंने अपने बताया था कि देश के अलग अलग इकोनॉमिस्ट की, एक्सपर्ट्स की क्या राय है, क्या सजेशंस है हमारी सरकार के लिए इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। और बजट देखने के बाद मेरी राय में दोस्तों, सरकार ने इनमें से ज्यादातर सजेशंस को इग्नोर कर दिया है, वो सजेशंस इंप्लीमेंट नहीं करी गई हैं। इन एक्सपर्ट्स ने कहा था कि ऑटो सेक्टर को रिवाइव करना चाहिए, लेकिन ऑटो सेक्टर की बात तक नहीं करी इस बजट में सरकार ने। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिवाइव करना चाहिए, उसकी भी बात नहीं करी गई। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि डिमांड एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आम आदमी के हाथ में और पैसा देना चाहिए जिससे कि डिमांड बढ़े, कंजम्पशन बढ़े लोगों की, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। एक आम इंसान के लिए चीजें और महंगी बना दी गई हैं सरकार के द्वारा, तो ऐसे तो डिमांड बढ़ने वाली नहीं है। एक्सपर्ट्स ने कहा था कि एजुकेशन, हेल्थ केयर में और बहुत बड़े स्केल पे स्पेंडिंग होनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट में बड़े स्केल पे स्पेंडिंग होनी चाहिए, लेकिन एक नेग्लिजिबल इंक्रीज दिखा है इन चीजों में भी सरकार की तरफ से। तो पूरा बजट मेरी राय में फुस बजट था। आप बताइए आपकी राय में क्या था, नीचे कमेंट्स में लिखकर आप बता सकते हैं करने के लिए। ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।